नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। हम सभी हिस्ट्री का क्लास कल पढ़े हैं कि मौर्य काल में राजसौ कितने प्रकार का। आप लोगों को याद होगा कि मौर्य काल में राजसौ के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको कल बताया था मौर्य काल में राजसौ 4 प्रकार से लिया जाता था। ये बातें आपको याद होगी यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे। आगे जो आज आपको पढ़ना है, तो आज आपका शीर्षक है मौर्य काल का अर्थव्यवस्था। आज आपको पढ़ना है मौर्य काल का अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन तरीका से समझना है, आप अपने लैंग्वेज भोजपुरी में समझिएगा कि मौर्य काल जो था, यानी कि राजा अशोक के खानदान जब था लोग, तो उस समय उन लोगों का इनकम उसका हिंदी आपके लिए आय हो जाएगा। आय का प्रमुख स्रोत क्या था, कौन सा काम करते थे कि उनका जीवन यापन होता था, इसी के बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो हम आपको हड़प्पा सभ्यता के समय में बताए हैं, आपको कभी भी किसी भी चीज का अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो सबसे पहले यदि आपको कुछ बताना है तो 1 नंबर में आप कृषि बताएंगे। 1 नंबर में आपको क्या बताना है? कृषि बताना है। तो आपको यहाँ पर कन्फर्म रूप से याद रखना है कि मौर्य काल के अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कृषि था। आपको बताया जाए कि अगर राजगीर से राजधानी बदल करके मगध का पाटलिपुत्र किया गया तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कृषि कार्य। राजगीर जो है 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है, 5 को पहाड़ से चारों तरफ से घिरा है। वहाँ पे उतना ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है, नदी की भी समस्या है। और ये जो पटना है, यहाँ पर कृषि कार्य बेहतर तरीका से हो सकता है। आपको ऐसे भी बताया गया है कि अब आप थोड़ा सा इसको कमेंट करके बताएंगे। मैं बता दे रहा हूँ कि पटना 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। अब आपको कमेंट करना है कि पटना जो 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, यह कौना कौना नदी के संगम पर है और उसके बाद इसका स्थापना किसने किया था, आप बताएंगे। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो पटना में कृषि कार्य बेहतरीन होती थी। तो आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीका से समझना है बाबू कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख माने घटक जो था वह कृषि था। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कृषि कार्य करके करते थे। इसमें का एक सबसे बेहतरीन पॉइंट आपको समझना है, आपको पढ़ना है। माने अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सुदर्शन झील। अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था। याद रखेंगे आप कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण किया था। ये बात याद रखेंगे। कृषि को बेहतर बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया, जो पूरे शहर की तरफ से गुजरता था। और सुदर्शन झील एक था और इससे सटे नहरों का निर्माण कराया गया था ताकि वहां का कृषि कार्य बेहतर हो सके। आप ये बात याद रखें। तो अब आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझना है कि यहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे और कृषि कार्य के माध्यम से इनकी अर्थव्यवस्था जो थी काफी मजबूत थी। आगे दूसरे नंबर पे आपको इसमें आ जाएगा व्यापार। दूसरे नंबर पर आपका आएगा व्यापार। आपको समझना है कृषि कार्य के अंतर्गत ही पशुपालन भी आता है। पशुपालन, जो लोग मुर्गी पालते हैं, मछली पालते हैं, गाय भैंस, यह सभी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था में ये लोग व्यापार के माध्यम से अपना अर्थव्यवस्था चलते थे। बताया जाता है कि इस समय आंतरिक और बाहरी व्यापार प्रचलित था। ये समझेंगे आप कि आंतरिक और बाहरी व्यापार क्या है। आप आवाज बंद करके इसको बेहतर तरीका से जानने का प्रयत्न करेंगे। मौर्य काल में आंतरिक और बाहरी व्यापार,
बउआ आंतरिक का मतलब हुआ कि अपने ही देश के भीतर, अपने भारत के भीतर, जैसे बिहार वाले लोग यूपी से व्यापार करते हैं, यूपी वाले लोग दिल्ली से, तो ये भारत के अंदर की व्यापार है, तो इसको आंतरिक व्यापार कह सकते हैं। जैसे आप इससे भी आसान उदाहरण से समझ लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपका गांव है, आपका गांव हलखोरवा हो गया, तो हलखोरवा के विद्यार्थी हलखोरवा के साथ व्यापार करेंगे, हलखोरवे वाले आपस में एक दूसरे से, तो इसको आंतरिक व्यापार कहा जाएगा। और जब हलखोरवा के विद्यार्थी जगदीशपुर से व्यापार करने लगे तो इसको बाहरी व्यापार कहा जाएगा। तो उस समय बाहरी व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों प्रचलित था। आंतरिक यानी कि मगध के भीतर जो व्यापार होता था, भारत के अंदर जो व्यापार होता था, उसको आंतरिक कहा जाता था। और बाहरी व्यापार जो है यह मिस्र के साथ, सीरिया के साथ, और आप यूनान वगैरह के बारे में नाम तो जानबे करते हैं, इन सभी देशों के साथ व्यापार चलता था। यहाँ से भी वस्तुओं को लाया और ले जाया जाता था। जैसे जब हम आपको कुषाण वंश पढ़ाएंगे, कुषाण वंश, तो उसमें आपको बताया गया है, ऑफलाइन क्लास हो चुका है, कुषाण वंश में आप लोगों को रेशम मार्ग के बारे में बताया गया है। रेशम मार्ग, तो रेशम मार्ग के सहायता से मलमल का वस्तु, मलमल का कपड़ा, हम आपको बताए हैं कि रोम की जो नौजवान लड़कियां थी वह भारत के मलमल की दीवानी थी। तो यहाँ से भारत से वहाँ पर पहुँची जाता था मलमल, मसाला, हाथी दांत का बना वस्तु, और उसके बदले में वे लोग हमको कौन चीज देते थे? बहुत अधिक मात्रा में सोना। तो इसी प्रकार तो ये तो कुषाण वंश का हो जाएगा, जिसके राजा सबसे फेमस राजा कनिष्क थे। और अभी आप कौना वंश के पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश के। तो मौर्य वंश में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार प्रचलित था। ये बात आप बेहतर तरीका से याद रखेंगे। यहाँ पे आगे आपको समझना है उद्योग। तीसरा नंबर इनका जो हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, वह हो जाएगा आपका उद्योग। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, याद रखेंगे। आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होता था, इसी के बारे में बताने को तो 5 नंबर में, जब टॉप लेवल का एग्जाम होगा तब ये सभी प्रश्न उठाए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में आपसे। तो अब आपको यहाँ पर उद्योग के बारे में पढ़ना है, उद्योग के बारे में समझना है। तो उस समय सबसे ज्यादा अगर कोई उद्योग प्रसिद्ध था तो वह था कपड़ा का उद्योग। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उद्योग कोई अगर था तो उसका नाम कपड़ा उद्योग हो जाएगा। अब आपको कपड़ा उद्योग के बारे में समझना है। कपड़ा उद्योग जो होता है बउआ, उसका सबसे बेहतरीन चीज, इसका सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है कपास है। कपड़ा उद्योग का सबसे बेहतरीन अगर कोई कच्चा माल है तो कपास है। और जब मौर्य काल था तो उस समय बंगाल, याद रखेंगे नाम, बंगाल का मलमल, बंगाल का मलमल सबसे ज्यादा फेमस था। बंगाल में मलमल का मतलब होता है बउआ, हम लोग मखमल कहते हैं, मखमल का वस्त्र। तो बंगाल में मखमल का वस्त्र बनता था जो पूरे भारत में और जगहों पर भी बहुत ज्यादा फेमस था। और यहाँ के लोग मलमल के वस्त्र बना करके अपना काम धंधा करते थे। इसके अलावा उस समय बढ़ईगिरी, ध्यान से सुनिएगा, बढ़ईगिरी होता था, यानी कि बढ़ई लोग वस्त्र बना कर, वस्त्र कह रहे हैं, ये जो लकड़ी का मूर्ति, टेबल, बहुत सारी प्रकार की वस्तुओं को बना करके बेचते थे। तो बढ़ईगिरी चलता था। और उसके साथ साथ वहां पर चर्म उद्योग और धातु उद्योग भी विशेष महत्वपूर्ण था। आगे आपको जानना है, चौथे नंबर पे आपको समझना है सिक्का। चौथे नंबर पर आपको सिक्का के बारे में जानना है। हम लोगों के पास जगह नहीं बच पा रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका निकलेगा, बहुत जरूरी वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर निकलेगा। जैसे आप बउआ समझ रहे हैं कि मौर्य काल का अर्थव्यवस्था, तो हम आपको पहले बताए हैं कृषि, दूसरे नंबर पर व्यापार और तीसरे नंबर पर उद्योग। कृषि, व्यापार और उद्योग। अब आपको यहाँ के सिक्का के बारे में जानना है कि सिक्का क्या था। तो सबसे पहले आपको समझना है कि महात्मा बुद्ध के समय में, आप लोग पढ़े हैं 10वीं क्लास में कि
तेन कथितम आसीत् यद् ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य सर्वदा भयांतक्रांत। याद है संस्कृत में महात्मा बुद्ध ने पटना के संबंध में बोला है कि यह बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन 3 चीजों से इसकी क्षति होगी। याद है ना? तो अब आपको ये समझना है कि जावना बेरा महात्मा बुद्ध पटना में गए थे, जावना बेरा महात्मा बुद्ध पटना में गए थे, तो वो बेरा के सिक्का का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध जिस समय पटना में गए थे उस समय जो सिक्का चलता था उस सिक्का का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के काल में जो सिक्का चलता था उस सिक्का का नाम आहत था। क्या नाम था बउआ? आहत। और इसको पंचमार्क के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी के नाम से जाना जाता है? पंचमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से। महात्मा बुद्ध जिस समय पटना गए थे, महात्मा बुद्ध के काल में जो सिक्का चलता था उस सिक्का का नाम क्या था? तो उस सिक्का का नाम आहत होगा, और उसका दूसरा नाम जो था वह पंचमार्क। आप आहत भी कह सकते हैं या पंचमार्क भी कह सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान देंगे मौर्य काल में जो सोना का सिक्का होता था, सोना का, तो सोना का जो सिक्का होता था उसका नाम निष्क था। क्या नाम था बउआ? निष्क। याद रखेंगे कि मौर्य काल में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य काल में जो सोना का सिक्का चलता था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम निष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्क। आप ऑफलाइन क्लास पढ़ चुके हैं, हमें बताएंगे चांदी के सिक्का का नाम क्या था? चांदी के सिक्का का नाम क्या था? करशापन। क्या नाम था बउआ? करशापन। और एक तांबा का सिक्का चलता था तो उसका नाम हो जाएगा काकीड़ी। इतना आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप कहीं पे पढ़े हैं तो वह इस सिक्का वाला में आप जाने और समझे हैं। ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। महात्मा बुद्ध के समय में जो सिक्का चलता था उसका नाम आहत था, या उसे पंचमार्क के नाम से जानते थे। आहत कहे या पंचमार्क। और जो मौर्य काल में सोना का सिक्का चलता था उसका नाम निष्क था। क्या नाम था बउआ? निष्क था। और चांदी का जो सिक्का चलता था उसका नाम करशापन था, और तांबा का जो सिक्का चलता था उसका नाम काकीड़ी था। इतना का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो अभी के क्लास में आपने मौर्य काल का आर्थिक जीवन पढ़ा। अर्थव्यवस्था आप कहें या आर्थिक जीवन कहें, दोनों बात ठीक एक होगी। अब आपका अगला जो नया हेडिंग जो पढ़ना है वो आपका नया हेडिंग होगा मौर्य काल का सामाजिक जीवन। मौर्य काल का सामाजिक। आवाज आप जितना बेहतर तरीका से बंद रखेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। मौर्य काल का सामाजिक जीवन। तो आपको बताया गया है, आप ध्यान पूर्वक अगर बातों को सुनेंगे तो आपको बताया गया है कि ये जो मौर्य काल जो था, मौर्य काल, तो मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर, याद आप क्लास करेंगे, यूनान के जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर, उनको हराए थे और उनके बेटी से विवाह किए थे। आप शांत रहेंगे, आप ध्यान से। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी चुप रहेंगे, ऑनलाइन वाले जवाब देंगे ऑनलाइन जा पर। जो उनकी बेटी थी उसका नाम क्या था आपको ये बताना है, ठीक है। और उसी के समय में आपके ये जो मेगास्थनीज थे 305 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक आकर के भारत में रहे थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज जो अपना पुस्तक लिखे हैं उसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो इंडिका में मेगास्थनीज बताए हैं, याद रखेंगे। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा बउआ? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिका। तो इंडिका में मेगास्थनीज जो बताए हैं वे बात आप याद रखेंगे। वे कहते हैं कि मौर्य काल में चोरी नहीं होती थी, उनका सामाजिक जीवन जो है चोरी नहीं होती थी। वहां पर जब राजा अशोक के खानदान का समय था तो उस समय चोरी नहीं होती थी, याद रखेंगे। सबसे पहला चीज, यानी कि लोग बहुत ज्यादा ईमानदार थे। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आप समझेंगे उनका सामाजिक जीवन, एक तो चोरी नहीं होती थी,
दूसरे नंबर पर लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ये भी बात आपको याद रखनी है कि मौर्य काल में लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ठीक है, याद रखेंगे। एक सबसे पहले जानना है कि चोरी नहीं होती थी, दूसरा ताला नहीं लगाते थे, और तीसरे नंबर पर सत्य बोलते थे, याद रखो। चौथे नंबर पे जो आपका आएगा, आप आवाज बंद करके सुनेंगे मौर्य काल के बारे में, कि जो धनी परिवार था, जो लोग अमीर थे, धनी परिवारों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धनी परिवारों में बहुविवाह प्रचलित था। अब बहुविवाह का मतलब होगा, आप समझेंगे, यानी कि जो लोग अमीर घराने के थे, जो लोग धनिक मनिक थे, और उनका बेटा का शादी होता था, तो बेटा के मेहरारू के पतो कहल जाला, चाहे बहू कहल जाला, बात तो नहीं जानते लगी। तो अगर भूल चूक से किसी के बेटा की मृत्यु हो गई और उसकी बहू विधवा हो गई, तो उस अवस्था में उस बहू के सास ससुर जो होते थे, उस लड़की के सास ससुर जो होते थे, अपने से अपने पतों के लिए लड़का खोज करके उसका दूसरा विवाह कर देते थे। इसी को बहु विवाह कहा जाता है। तो उस समय के लोग इतना ज्यादा समृद्ध थे, इतना ज्यादा विकसित थे लोग, कि अपने पतों का विवाह करा देते थे कि बेटा के चक्कर में इसका जीवन क्यों बर्बाद हो। तो ये बात आप याद रखेंगे। मौर्य काल का सामाजिक जीवन, चोरी नहीं होती थी। जब चोरी नहीं होगी तो घर में ताला काहे के लिए रहेगा भाई? तो चोरी नहीं होती थी, लोग ताला नहीं लगाते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, झूठ का सहारा नहीं लेते थे, और उसके साथ साथ बहु विवाह प्रचलित था। पांचवें नंबर पे आपको जानना है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति काफी बेहतर थी। स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, यानी कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। जैसे कि जब हम आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ाएंगे, ये तो मौर्य वंश है, जब आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि उस समय स्त्रियों को सबसे ज्यादा कठिन परिश्रमों से, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। अब ये बात आप समझेंगे, गुप्त वंश का जब समय था तो गुप्त वंश में जो था, स्त्रियों को सती प्रथा, सती प्रथा तो जानते हैं आप, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, यानी कि जिस स्त्री के पति मर गया तो उस स्त्री को भी जिंदा जलाया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा गया। वह स्त्री नौजवान हो, अधेड़ हो या बुढ़िया हो, कोई मायने नहीं रखता है। उसका पति मरा, अगर उसके मरने से पहले उसका पति मर गया तो उसको भी जिंदा हाथ गोड़ बांध करके चिता पर रख करके जिंदा जलाया जाता था। ठीक है, तो ये बात आप बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। तो ये हो गया मौर्य काल का सामाजिक जीवन, इसको आप याद रखेंगे। ये मौर्य काल की सामाजिक जीवन जो आपको बताई गई है, कहाँ से बताई गई है? ये मेगास्थनीज बताए हैं। कौन बताए हैं? मेगास्थनीज। कहाँ बताए हैं? इंडिका में। इंडिका किनकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के। कहाँ के थे बउआ? यूनान के। मेगास्थनीज भारत में कब से कब तक रहे थे? 305 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, याद रखेंगे। इतना समय तक ये भारत में रहते। ये किसके शासन काल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है जी? मौर्य वंश के संस्थापक। कौन जी है? मौर्य वंश के संस्थापक। तो अब आपका लास्ट पॉइंट, लास्ट हेडिंग बचेगा मौर्य काल का स्थापत्य या कला, तो जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इसको समझेंगे। धन्यवाद।